हिंदी की तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियोज़ की जानकारी भी आपको मिलती रहे, इसके लिए घंटी भी दबाएं। पावस देख रहीम मन कोयल साधी मौन, अब दादुर वक्ता भय हमें पूछी है कौन। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से। आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं अपरा के जो प्रश्न पाठ है उनके प्रश्न उत्तरों की, और टेस्ट सीरीज की संख्या है 19। मैं हूं आपका दोस्त आदि गणेश। अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। जो चंद्र वरदाई द्वारा अपरा के पद्य भागों के पाठों का संकलन कर रहे हैं, चंद्र वरदाई द्वारा कृत जो पृथ्वीराज रासो है उसके अंश पद्मावती समय से हम प्रश्नों का संकलन करेंगे। तो पृथ्वीराज रासो से संबंधित कुछ इतिहास से जुड़ी हुई प्रमुख बातें हैं, दो चार, वो भी परीक्षा में पूछी जाती है, तो वो बता देता हूँ मैं पहले तो आपको कि किन किन विद्वानों ने पृथ्वीराज रासो को क्या क्या कहा। तो सबसे पहले रामचंद्र शुक्ल ने कहा था प्रथम महाकाव्य। रामचंद्र शुक्ल तो कहते हैं प्रथम महाकाव्य। वहीं डॉक्टर नगेंद्र कहते हैं घटनाकोश। डॉक्टर नगेंद्र क्या कहते हैं? घटनाकोश बताते हैं इसको। बाबू श्याम सुंदर है वो इसको विशाल वीर काव्य बताते हैं। बाबू श्याम सुंदर क्या बताते हैं? विशाल वीर काव्य। वहीं बाबू गुलाब राय स्वाभाविक विकासशील महाकाव्य बताते हैं। गुलाब राय कहते हैं ये तो एक स्वाभाविक विकासशील महाकाव्य है। और वहीं बच्चन की बात आती है तो राजनीतिक महाकवि और राजनीतिकी महाकाव्यात्मक त्रासदी इसको कहकर बुलाते हैं। और पृथ्वीराज जो रासो है हिंदी का आदि काव्य भी कहलाता है। और चंद वरदाई इसको अधूरा छोड़कर ही कहाँ चले गए थे? गजनी चले गए थे। और बाद में इसको पूरा किसने किया वो हम प्रश्नों के अंदर आ गया है, वो प्रश्न वो देख लेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी चंद वरदाई का जन्म कब हुआ और कहाँ हुआ? तो लाहौर में 1168 ईस्वी में। अपरा पुस्तक के अंदर 1168 ईस्वी दिया गया है आपने। आगे हम बात करेंगे दिल्ली के अंतिम हिंदू सम्राट किसे माना जाता है दिल्ली का? तो पृथ्वीराज को माना जाता है। पृथ्वीराज रासो में कितने समय कह दो, सर्ग कह दो, या यूँ कहो कि अध्याय, वो है 69। पृथ्वीराज रासो में किस रस की प्रधानता है? यूँ तो विभत्स भयानक ये रस भी मिलते हैं, लेकिन प्रधानता जो है वो वीर रस की है। पूर्व दिशा के जो गढ़ों का गढ़पति है किसे कहा गया है? समुद्र शिखर को। आगे हम देखें तो राजा पद्मावती का विवाह किससे करवाना चाहते थे? तो कुमाऊं के राजा कुमोदमणि के साथ में जो राजा है वो पद्मावती का विवाह करवाना चाहते थे। मनहु कला शशि भान में प्रयुक्त अलंकार है उत्प्रेक्षा। जहाँ पर जनु मनु मानो मनहु ये सारे के सारे शब्द आ जाए, पंक्तियों के अंदर कहीं दिख जाए, तो वहाँ पर उत्प्रेक्षा कर सकते हैं आप। पद्मावती ने पृथ्वीराज के सौंदर्य व पराक्रम के बारे में किससे जाना? तो ये सारे के सारे पृथ्वीराज की जो विशेषताएं हैं तोते से जाने। अपरा में संकलित अंश पृथ्वीराज रासो के किस समय से लिया गया है? तो ये 20वें समय से या 20वें सर्ग से लिया गया है, ध्यान रखिएगा। पृथ्वीराज चौहान और गौरी के युद्ध से जो धूल उड़ती है उसे क्या ढक गया है? तो सूर्य भी ढक गया है उसकी धूल से। ये अध्याय के अंदर पंक्तियां आती है। पृथ्वीराज रासो को पूर्ण किसने किया था? तो चंद बरदाई के पुत्र जलहन ने किया था। जब चंद इसे अधूरा छोड़कर गजनी चले गए थे तो फिर बाद में जलहन ने इसको पूरा किया था। समुद्र शिखर गढ़ के राजा विजयपाल के कितने पुत्र पुत्रियां थी? तो 10 पुत्र पुत्रियां थी उनके। पद्मावती के लंबे केसों की तुलना किससे की गई है? किससे किसकी तुलना की गई, ध्यान रखिएगा। तो लंबे केसों की तुलना की गई है सर्पों से, और पद्मावती के नेत्रों की तुलना की गई है खंजन पक्षी व हरिण के नेत्रों से। मनहु काम कामनी रची, ये पंक्ति में कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा। मनहु आ गया इसे। तो 64 कलाओं में प्रवीण किसे बताया गया है? तो पद्मावती को 64 कलाओं में प्रवीण है जो बताया गया है। विगसी जनु कोक किरण रवि पद में अलंकार है उत्प्रेक्षा। यहाँ पर भी देखो जनु आ गया, इसे तो हम पता लगा सकते हैं कि उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। पृथ्वीराज ने बाज की तरह किसे पकड़ लिया था? तो गौरी को पकड़ लिया था। आगे हम देखें कि समुद्र शिखर दुर्ग में दिन भर क्या बजते रहते हैं? तो नगाड़े
और 5 प्रकार के जो सुर निकालने वाले वाद्य यंत्र हैं वो है जो बजते रहते हैं। और 5 प्रकार जो पंचम स्वर देने वाले वाद्य यंत्र है उनमें आता है मृदंग, तंत्री, मुरली, ताल, बेला या झांझ या और दुदुम्बी। ये सारे के सारे पंच स्वर निकालने वाले वाद्य यंत्र हैं। आगे देखें, पद्मावती की चाल। अच्छा प्रश्न है। पद्मावती की चाल के सामने किसकी गति भी लज्जा से छिप जाती है? तो हाथी, हंस और सिंह की। हाथी, हंस और सिंह की जो गति वो भी लज्जा से छिप जाती है। पद्मावती के लाल होठों को तोते ने किसके फल समझे? उसने बिंबा फल समझा था उनको। तो शुक्रिया दोस्तों, ये थे इस सीरीज में कुछ विशेष प्रश्न। फिर से निवेदन, अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।